गुजरावाला में एक औरत का शौहर निकम्मा, काहिल और नशई था, मगर इत्तेफाक से नशई शौहर के पड़ोसी कुछ ज्यादा ही हमदर्द साबित हो गए। अब आप देखने जा रहे हैं एक ऐसा सच्चा वाकया जो इसी दुनिया में रूनुमा होता है और कभी कभी सामने भी आ जाता है। नाजिया आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी कि अचानक उसके सर में दर्द होने लगा। नाजिया ने इस दौरान दुपट्टे को सर के गिर्द लपेट लिया और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। दर्द कम होने के बजाय बढ़ता चला गया। तब नाजिया ने काम छोड़ दिया और वहीं पलंग पर लेटकर कराहने लगी। इस दौरान उसकी सास का आंगन से गुजर हुआ तो नाजिया को लेटा देखकर ठिठक गई। है नाजिया, ये सर में पट्टी क्यों बांधी हुई है और तू लेटी क्यों है? अम्मा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे? भाई तूने कौन से बच्चे पैदा करने जो तुझे चक्कर आ रहे हैं? चल काम कर, उठ के। जबान संभाल के बात करो। कब्र में पैर लटक रहे हैं तुम्हारे और इस तरह की बात कर रही हो तुम। अरे तेरी इन्हीं बातों की वजह से अल्लाह ताला ने तुझे नामुरादा रखा हुआ है, पता है तुझे? अब नाटक छोड़ और उठ के काम कर। नामुराद मैं हूँ या तुम्हारा बेटा? जाके पूछो उससे। अरे हमारे खानदान में बच्चों की लाइन लगी हुई है, लाइन। एक तू आई है जनी कहाँ से काली पीली तकदीर लिखवा के। अगर ऐसी बात है तो दिलवा दो मुझे तलाक। सास की कड़वी कसीली बातें सुनकर नाजिया सर का दर्द भूल भाल कर खड़ी हो गई। हाँ हाँ ले आती, अगर मेरा बेटा मेरे कहने में होता। अरे मेरा तो खूंटा ही कमजोर है। अगर इतनी ही तंग हो ना मुझसे तो कर दो हमें अलग। तो किसने रोका भाई? जा चली जा अपने खसम को लेके, हो जा अलग तू यहाँ से। आज आने दो आमिर को, देखना सारी कहानी खत्म कर दूंगी मैं। अरे जितनी जल्दी हो जा ताकि मुझे भी सुकून मिले। अभी सास और बहू आपस में लड़ ही रही थी कि नाजिया का शौहर भी वहाँ आ गया। क्या बात है अम्मा, क्या हुआ? किसी से पूछ ले, किसी से पूछ ले। क्या बात है अम्मा? तुम्हारी अम्मा फरमा रही थी कि मैं नामुराद हूँ। क्या मतलब? कि मैं औलाद पैदा नहीं कर सकती। बकवास बंद करो। क्या मुसीबत है अम्मा तुमको? हाँ हाँ, वो तो ले ली ना तूने अपनी बीवी की साइड। अरे मुझे तो उसी दिन से पता था, जिस दिन से तेरा ब्याह हुआ था। जोरू के गुलाम, चला रास्ता दे ना मुराद। अम्मा मेरी बात तो सुनो। सुनाओ सीखो। आमिर की माँ बड़बड़ाती हुई चली गई तो अब आमिर ने सारा गुस्सा अपनी बीवी पर निकालना शुरू कर दिया। तुम बैठो यहाँ, बैठो। तुम क्यों अम्मा के मुंह लगती हो? मैं नहीं लग रही थी अम्मा के मुंह, मैं तो अच्छी खासी सब्जी काट रही थी, सर में दर्द हो गया मेरे। आकर कहती है कि मैं नामुराद हूँ। नाजिया बस, आखिर वो मेरी माँ है। माँ होंगी तुम्हारी, मेरी माँ तो नहीं है ना। अगर मुझे अपने साथ रखना है ना तो अलग घर लेना होगा, समझे तुम? जा रही हूँ। नाजिया देखो नाजिया ने गुस्से में चादर उठाई और घर से बाहर निकलने लगी, मगर आमिर ने हाथ जोड़कर उसे रोक लिया और मामलात को हल करने का यकीन दिलाकर उसे वापस घर में ले आया। छोड़ो मुझे। मेरी बात तो सुनो यार। तुम देखो, मैं अम्मा को समझाऊंगा, तुम एक दफा मेरे लिए, ठीक है? जाके समझा देना उन्हें। हाँ बाबा ठीक है, मैं समझा दूंगा। एक तो ये अम्मा भी ना। गुजरावाला के इलाके थाने धल्ले का रिहायशी आमिर निकम्मा और काहिल आदमी था। काम काज से जी चुराता था। रातों रात अमीर बनने के लिए उसने माँ से 3 लाख रुपए लेकर मुल्क से बाहर जाने का इरादा कर रखा था, मगर रकम डूब गई थी। शादी को 6 बरस हो चुके थे, मगर आमिर बेऔलाद था और अब बीवी और माँ के झगड़ों की वजह से उसने अपनी माँ से अपने हिस्से की कुछ रकम लेकर अलग मकान ले लिया था, जहाँ नाजिया ने अपने पड़ोसी से दोस्ती कर रखी थी जो 3 बच्चों का बाप था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आधी रात को जब नाजिया का शौहर बेखबर सो रहा था, नाजिया के मोबाइल पर एक मिस कॉल मौसूल हुई। फोन साइलेंट था, लेकिन नाजिया ने वो कॉल देखी तो खामोशी से उठ गई। आहिस्ता से दरवाजा खोला, बाहर निकली, आंगन में गई। दीवार के साथ एक ऊंचा सा मेज रखा। नाजिया मेज पर चढ़ी तो दूसरी तरफ पड़ोसी का आंगन था, जिसमें बिल्कुल सन्नाटा था। नाजिया ने देखा कि उसका पड़ोसी आंगन में मौजूद था। नाजिया ने कंकर फेंककर पड़ोसी को मुतवज्जे किया और इशारे से दोबारा वापस आने के लिए कहा। नाजिया मेज से उतरी, उसने कमरे की कुंडी बाहर से लगा दी
और फिर एक छोटी सी खोली का आहिस्ता से दरवाजा खोल दिया। खोली के अंदर झांक कर देखा, फिर दबे पांव दोबारा दीवार के साथ रखी मेज पर चढ़ी और अपने पड़ोसी को आने का इशारा कर दिया। नाजिया ने मुबैना तौर पर अपने पड़ोसी जो 3 बच्चों का बाप था उससे ताल्लुकात इस्तवार कर लिए थे। पहले पहल तो वो रात की तारीकी में अपने आशना से छुप छुप कर मिलती रही और फिर उसने बड़ी चालाकी से अपने पड़ोसी की अपने शौहर से दोस्ती करा दी, जिसके बाद नाजिया के घर में उसके पड़ोसी और शौहर की महफिलें जमने लगी, जिसमें वो दोनों मुबैना तौर पर नशा करते और शौहर के नशे का फायदा उठाकर नाजिया अपने पड़ोसी के साथ अपना मुबैना खेल जारी रखती। अब पड़ोसी की मदद से नाजिया ही अपने घर का खर्चा चला रही थी और उसके शौहर ने इस घिनौने खेल से आंखें बंद कर रखी थी। नाजिया का शौहर आमिर कमरे से बाहर निकला और अपनी बीवी को ढूंढने लगा। कहाँ हो तुम नाजिया? किचन में हूँ। क्या हुआ? अरे वो 2 कप चाय बना देना, मेरे दोस्त आए। नाजिया किचन से निकलकर शौहर के पास आ गई। कौन से दोस्त आए हैं? तुम नहीं जानती, नए दोस्त हैं, बहुत मालदार हैं। मालदार हैं तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रहे हो तुम नहीं समझोगी, तुम्हें मैं बाद में समझाऊंगा। जाओ चाय बनाओ जल्दी से। जरा मैं भी देखती हूँ कौन से दोस्त हैं तुम्हारे। नाजिया ने दरवाजे की दराज से झांककर आमिर के दोस्तों को देखा और बुरा समूह बनाकर पलटी। ये तुम्हारे दोस्त हैं? शक्ल से ही बुरे लग रहे हैं। बस चुप कर, मैं अंदर जा रहा हूँ और चाय खुद ही लेकर आऊंगा। आमिर अंदर चला गया और नाजिया किसी गहरी सोच में डूब गई। वो सोच रही थी कि उसके निखट्टू नशई शौहर को आखिर हो क्या गया था। फिर वो किचन में गई तो चूल्हे पर दूध उबल रहा था। नाजिया ने जल्दी से चूल्हा बंद किया, पतीली उतारी और इस दौरान उसकी उंगलियां भी जल गईं। नाजिया का नशई शौहर मुबैना तौर पर अपनी बीवी पर बदकारी के लिए दबाव डाल रहा था और नाजिया ने यह बात अपने आशना को बता दी थी। क्या बोल रही है तू? हाँ, सही कह रही हूँ मैं। बहुत बेगैरत इंसान। ऐसे आदमियों को तो मौत भी नहीं आती। तो फिर तू बता क्या करना है? पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी इस आदमी से। कासिम, इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। तू बता क्या करना है? पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी इस आदमी से। कासिम, फिर शब्बीर ने देखा कि नाजिया और उसका आशना काफी देर तक सरगोशियों में कोई सलाह मशवरा करते रहे और फिर शब्बीर को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई खतरनाक मंसूबा बना लिया हो। अभी वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि इस दौरान उसका शौहर भी आ गया। नाजिया ने सिमटकर बैठने की कोशिश की तो शौहर ने नजरअंदाज कर दिया और पड़ोसी से इंतहाई खन्ना पेशानी से मिला। अरे यूनुस भाई, आप कहाँ थे कल से? अरे आमिर भाई, आपसे ही मिलने आया था। कल जरा शादी में चला गया था ना। अच्छा, अरे नाजिया, यूनुस भाई को कोई चाय पिलाई या फिर? हाँ, मैंने पूछा था, मना कर दिया। हाँ आमिर भाई, इन्होंने चाय का पूछा था मुझसे। और शाम हो रही है, तुम्हें पता है कि चाय रात थोड़ी है। आमिर ने एक जोरदार कहकहा लगाया और फिर यूनुस के गले में बाहें डाल दी। आमिर भाई, आपके काम का इंतजाम कर लिया मैंने। अरे वाह यूनुस भाई, पड़ोसी हो तो ऐसा। अरे ओ मेरी बीवी, अब तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। हाँ, जा रही हूँ। किसी चीज की कोई भी जरूरत हो तो बता देना। हाँ, होगी तो बता देंगे। बैठो यूनुस भाई। वैसे मंगाया कहाँ से? वही अपना मुंबई वाला, सारा माल आ गया अपने पास। उस रात नाजिया के शौहर को होश ही नहीं था। नाजिया जब आधी रात को कमरे में पहुंची
तो शौहर बेखबर सो रहा था। नाजिया ने एक नजर शौहर को देखा, उसे हिलाया जुलाया, उसने आंखें नहीं खोली। जब नाजिया को मुकम्मल यकीन हो गया कि आमिर अब सुबह तक बेखबर सोता रहेगा, तो उसने दूसरे कमरे में जाकर मोबाइल निकाला और यूनुस को मिस कॉल दे दी। यूनुस और उसका साला अपनी बैठक में जाग रहे थे, जैसे उन्हें नाजिया की मिस कॉल का इंतजार हो। इस कॉल को देखते ही यूनुस ने अपने साले को इशारा किया और फिर वो दोनों रात की तारीकी में नाजिया के घर पहुंचे तो नाजिया उन्हें इंतहाई राजदारी से उस जगह ले गई जहां उसका शौहर बेखबर सो रहा था। उस रात मुबैना तौर पर नाजिया के कहने पर उसके पड़ोसी यूनुस ने अपने साले और नाजिया के साथ मिलकर आमिर को मुंह पर तकिया रखकर कत्ल कर दिया था। ये सारा काम नाजिया और उसके आशना यूनुस ने एक मंसूबे के तहत किया था, जिसके बाद यूनुस ने नाजिया से शादी करने का वादा किया हुआ था, मगर नाजिया अपना जुर्म छुपा न सकी। पुलिस ने शक की बुनियाद पर उसे गिरफ्तार किया तो उसने सब कुछ उगल दिया। शब्बीर ने देखा कि नाजिया, उसका आशना यूनुस और यूनुस का साला थाने में थे। नाजिया के चेहरे पर खौफ था और वो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। शब्बीर ने जब मुल्जिमान से बात की तो ये तफसीलात सामने आ गईं। मैं क्या भाई ऐसा सराय मसला वे तो कोई हल होना चाहिए, तो उन्होंने क्या फिर ऐसे बंदे का की हल होना चाहिए मार दी है। मैं क्या हाँ जी मैं थोड़े नाल 12:30 का 1 का टाइम होया 2 का। फिर मैं मिस कॉल दी तो फिर आए ने, फिर इस तरह मारिया, लत्तां बाहां बन के। सर ये साढ़े हमसाए सन, इन्हें सानू पैसे का लालच दिता सी, मैं तुम्हें पैसे देंगी, ठीक है, मेरे बंदे तो मेरी जान छुड़ा दियो। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਓ, ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਬਹਨੋਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਟ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਸਿਆ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਜੋ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਫਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨੇਕ ਤੇ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾफ ਚਾਹੀਦਾ, मेरे बच्चे का इंसाफ दे दो मैनू। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। औरत ने अपने जो 2 आशना हैं उनके साथ मिलकर उसको मर्डर करवा दिया अमर को। वजह वो ये बताती है कि जी वो उसको मजबूर करता था गलत काम करने पे, इस वजह से उसने उसको मर्डर करवा दिया। तो ये मियाँ बीवी एक घर में अकेले रहते थे, इनकी औलाद नहीं थी। तो जो आमिर है मकतूल, उसका कोई रोजगार भी नहीं था ऐसा मकबूल। उस वजह से इनकी आपस में कुछ अकलश थी, लड़ाई झगड़ा था, जिसकी वजह से इस औरत ने रिजवान और यूनुस वगैरह के साथ मिलके उसको मर्डर करवा दिया। गोजरावाला में पेश आने वाले इस घिनौने तरीन वाक़े पर शब्बीर का कहना है कि मियाँ बीवी के दरमियान एतमाद का रिश्ता कायम न हो सके तो घर की बर्बादी और बदनामी का सबब बन जाती है। शब्बीर ने आमिर के कत्ल में शरीक मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। बेटी के शौहर को ससुराल में इज्जत और कदर की निगाहों से देखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद दामादों और ससुराल के दरमियान कोई ना कोई तनाजा जरूर सामने आता रहता है। गुजरावाला में भी एक ऐसा दामाद था जो अपनी बूढ़ी सास से खुश न था। ये गोजरावाला में थाना खटियाली शेखा के छोटे से इलाके कद्दर का मंजर है। हल्की हल्की सर्दियों की सुबह भूसे के बड़े बड़े ढेर के पास गांव के लोगों की चौपाल जमी हुई थी। कोई बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, कुछ लोग किसी मसले पर बात कर रहे थे, जबकि खेतों की तरफ पीट करके बैठे हुए लोग गौर से उनकी बातें सुन रहे थे। साथ ही हरा भरा खेत था, जिसके दूसरे किनारे पर छोटे छोटे मकान दिखाई दे रहे थे और खेत के पास खुश्क जमीन पर मवेशी बंधे हुए थे। इसी जगह बेवा नजीरा का भी घर था, लेकिन इस घर में वीरानी और कयामत का मंजर था।
उजड़ गया एक औरत हाथ उठाकर फरियाद कर रही थी और एक शख्स जमीन पर उकड़ू बैठा हुआ रो रहा था। पूरे सहन में खिजा रसीदा सूखे पत्ते बिखरे हुए थे, जिनसे पता चलता था कि शायद उस दिन गांव में कोई तेज आंधी चली थी जिसने नजीरा बीबी के घर को उजाड़ कर रख दिया था। आंगन के एक हिस्से में धूप के एक छोटे से टुकड़े के पास दीवार से टेक लगाए फरियाद करती औरत की बेबसी नाकाबिले दीद थी। घर के बाहर दरख्त खामोश खड़े थे। पूरे माहौल पर सोगवार सन्नाटा छाया हुआ था। शब्बीर को मालूम हुआ कि इस सोगवार फजा के पीछे नजीरा बीबी की कहानी छुपी हुई थी। नजीरा बीबी बेवा थी और 3 शादीशुदा बेटियों की मां थी। नजीरा की बेटी अंसरी बीबी की शादी भी दूसरी बेटियों की तरह रिश्तेदारों में हुई थी। नजीरा बीबी का शौहर 10 एकड़ जमीन छोड़कर मरा था और सारा झगड़ा इसी जमीन का था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नजीरा की बेटी अंसरी अपने शौहर शाहिद इमरान को, जो खेतों के पास एक चारपाई पर बैठा हुआ था, उसे खाना देकर घर की तरफ लौट रही थी कि शौहर ने आवाज देकर अपनी बीवी को वापस बुला लिया। अपने पास ही खड़ी मोटरसाइकिल पर अपनी बीवी को बिठाया और हरे भरे खेतों के दरमियान से गुजरता हुआ अंसरी की मां के घर पहुंच गया। दाखिल हुए तो अंसरी की मां सब्जियां काटने में मसरूफ थी। अम्मा, अरे मैं तुम लोग को याद कर रही थी, अच्छा हुआ आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब आ गए हो तो शाम में जाना आराम से। हाँ हाँ अम्मा, शाम को क्या, हम कल सुबह जाएंगे। अम्मा, हम यहाँ ना सरसों का साग खाना है, अब तुम किसी को भेजकर मंगवा लो, हम शाम को ही खाएंगे। हाँ हाँ, तू फिक्र नहीं कर, मैं मंगवा दूंगी। अरे तू सही से बैठा है ना, तकिया वकिया ला दूं मैं तुझे? अरे नहीं अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू फिक्र मत कर। अच्छा अम्मा, एक बात तो बता। क्या? क्या सोचा? किस बारे में? तो कर लो बात, तो भाई जमीन के। अरे शाहिद, मैंने तुझे मना किया था ना कि अम्मा से जमीन का जिक्र मत करना। क्यों नहीं करना भाई? हाँ, क्यों नहीं करना? बुढ़ी क्या मर के कब्र में लेके जाएगी? तेरा तो दिमाग खराब हो गया। नजीरा के दामाद का लहजा अचानक बदल गया था और पूरी फजा में खिंचाव की कैफियत हो गई थी। नजीरा की बेटी अपने शौहर को घूरती हुई अपनी माँ को दूसरे कमरे में लेकर चली गई और नजीरा का दामाद मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता रह गया। नजीरा का दामाद सास की 10 एकड़ जमीन हथियाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा था। जब प्यार, मोहब्बत और खुशामद से काम नहीं निकला तो उसने अपनी बीवी पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अंसरी का शौहर शाहिद अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा था। कान खोल के मेरी बात सुन ले, अगर तेरी माँ ने जमीन किसी और को दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ के बारे में शौहर से बुरे अल्फाज सुनकर अंसरी शदीद गुस्से में आ गई। अम्मा की जमीन है, उसकी मर्जी हो किसी को भी दे। और तू भी बात सुन ले, आइंदा मुझसे ऐसी गिरी हुई बात मत करना। बात मत बढ़ा। वरना? वरना क्या? वरना धक्के दे के निकाल दूंगा तुझे इस घर से। अरे तेरा तो दिमाग खराब हो गया, तुझे ले जाओ डॉक्टर के पास। मुझे पागल कहती है? हाँ, हाथ पीछे। और सुन, तेरी माँ से अब मैं खुद बात करूंगा, देखता हूँ वो बुढ़ी मुझे किस तरह मना करती है। आई बड़ी। अंसरी ने चादर संभाली और गुस्से के आलम में घर से बाहर निकल गई। माँ का घर जरा दूर था। एक देहाती गधा गाड़ी पर चारा लेकर जा रहा था। अंसरी ने उसे रोका और गधा गाड़ी पर सवार हो गई। खेतों के बीच से गुजरते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। उसे याद आया जब अंसरी के बाप ने मरने से पहले अंसरी की माँ को मना किया था कि वो बेटी की शादी शाहिद से ना करे, क्योंकि वो एक निकम्मा और लालची इंसान था। बाप से लड़ाई के बाद अंसरी की माँ ने किस तरह अपनी बेटी को गले लगाकर आंसू बहाए थे, क्योंकि वो शाहिद के घर वालों को जबान दे चुकी थी। फिर अंसरी को वो वक्त भी याद आ गया
जब अंसरी के बाप के मरने पर उसके शौहर ने अपनी बीवी को दिलासा तक नहीं दिया था और उसी दिन गांव से बाहर चला गया था और अंसरी आंसू पोंछती रह गई थी। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अंसरी अपने आंगन में दाखिल हुई तो माँ बुरी तरह खांस रही थी। अंसरी जाकर माँ से लिपट गई और उसकी पीठ सहलाने लगी। माँ की हालत संभली तो उसने देखा कि उसकी बेटी की आंख में आंसू थे। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? तुझे याद है अब्बा मना करता था मेरी शादी शाहिद से मत कर। क्या करूं बेटा, मैंने जबान दे दी थी ना। अम्मा, उसकी नजर तेरी 10 एकड़ जमीन पर है। उसने मुझसे कहा है कि अगर जमीन उसे ना दी तो वो मुझे तलाक दे देगा। मैं उसे छोड़कर आ गई हूँ। अरे ऐसे कैसे दे देगा तलाक? बड़ा आया तलाक देने वाला। अभी दोनों माँ बेटियां एक दूसरे को दिलासा दे ही रही थी कि इस दौरान अंसरी का शौहर भी वहाँ पहुँच गया। वो शदीद गुस्से के आलम में था। वो आते ही जानवरों की तरह धाड़ने लगा। क्या ड्रामा लगा रखा तुम दोनों माँ बेटियों ने? तेरी ये मजाल, जल्द निकल जा हमारे घर से अभी। ओ, बहुत जबान चल रही है बुढ़िया तेरी। चले जाऊंगा यहाँ से, लेकिन तुम दोनों माँ बेटियों का बुरगस निकाल के जाऊंगा। चला। शाहिद ने सास का हाथ पकड़कर खींचना चाहा तो अंसरी बीच में आ गई और शौहर को धक्का देकर एक तरफ कर दिया। कोई है? खाला, कोई है? अंसरी आवाज देती हुई आंगन से बाहर निकली तो गांव की 2-3 औरतें उसके साथ थीं। जल्दी है। ये अम्मा का गला दबा रहे और हमें मारने के लिए यहाँ तक आए। क्या बात है भाई, दिमाग ठीक है तेरा? शर्म नहीं आती एक बुजुर्ग औरत के ऊपर हाथ उठाते हुए? चल जा, दबाओ यहाँ से। खाला, तुम इस मामले में ना पड़ो। तुम नहीं जानती इन दोनों माँ बेटियों को। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ इन दोनों को भी और तुझे भी। चल जा यहाँ से। शाहिद सबको घूरता हुआ घर से बाहर चला गया और शब्बीर ने देखा कि अंसरी की माँ सर पकड़े बैठी थी। औरतों ने उसे दिलासा दिया तो वो फट पड़ी। क्या बताऊं मैं, मेरे शौहर ने बहुत मना किया था कि इस लफंगे से शादी ना कर अपनी बच्ची की। फिर भी मैंने अपनी फूल जैसी बच्ची इसको दे दी। अब उससे मेरी जमीन भी मांग रहा है और नहीं दूंगी तो छीन लेगा। मत करो आपा, बहुत देखे हैं इस जैसे। देख लेंगे हम, आएगा तो फिकर का सब है आपका ख्याल रखने के लिए। शुक्र आप परेशान नहीं होते, अल्लाह बहुत बड़ा है। इस वाकये के बाद नजीरा के दामाद ने कई बार दोनों माँ बेटियों पर तशद्दुद किया था, क्योंकि नजीरा ने दामाद को जमीन देने से इनकार कर दिया था। फिर एक दिन वो अपने कुछ साथियों के साथ अपनी सास के घर में दंदनाता हुआ घुस गया। शाहिद अपनी सास के घर में दाखिल हुआ तो अंसरी किसी कमरे में थी। शाहिद के हाथ में कुछ कागजात थे। शाहिद और उसके साथियों को देखकर अंसरी की माँ परेशान हो गई। उसने वहाँ से भागना चाहा, लेकिन शाहिद ने उसे कुल्हाड़ी मारने की धमकी देकर रोक लिया। अंगूठा लगा इस पे, वरना चीर के रख दूंगा। अंसर, अंसर, ये लोग मुझे मार देंगे। अंसर, चुप, चल अंगूठा लगा। माँ की आवाज सुनकर अंसरी दौड़ती हुई आंगन में आई तो शौहर ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। क्या कर रहे हैं ये? क्या चाहते हैं आखिर? इसको बोल कि सीधी तरह इस पे अंगूठा लगा दे, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं लगाएगी अम्मा अंगूठा। दलील जानवर इंसान, निकल यहाँ से। कैसे नहीं लगाएगी अंगूठा? कैसे नहीं लगाएगी अंगूठा? तो आज अगर इसका काट के भी लगाना पड़ा ना तो लगा के जाऊंगा। छोड़, छोड़ अम्मा का हाथ, छोड़। शाहिद अपनी सास का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उससे अंगूठा लगवाने की कोशिश कर रहा था कि इस दौरान अंसरी ने अपने शौहर को पीछे से पकड़कर खींचा, जिस पर शौहर मजीद तैश में आ गया। उसने अपनी बीवी को इतनी जोर का धक्का दिया कि वो दरख्त से टकराकर जख्मी हो गई।
उस रोज नजीरा के लालची दामाद ने 10 एकड़ जमीन हथियाने के लिए अपनी सास को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और जब अंसरी जान बचाकर भागने लगी तो जालिम शौहर ने उसका पीछा किया और घर के बाहर खेतों में उस पर कुल्हाड़ी के वार करके उसे भी कत्ल कर दिया था। माँ बेटियों के सफाकाना कत्ल के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया था। नजीरा की बड़ी शादीशुदा बेटी को माँ और बहन के कत्ल की खबर मिली तो उसके होश उड़ गए और वो फरियाद करने लगी। ये है वो मनाजिर। उजड़ गया पुलिस ने माँ बेटियों के कत्ल के इल्जाम में नामजद मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन नजीरा के दामाद के अलावा तमाम मुलजिमान को छोड़ दिया था, जिस पर नजीरा का दामाद एहतजाज कर रहा था। एक दिन मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि इन्होंने ये बताया था कि हमारा पुलिस के साथ ये मुआहदा हो चुका है कि तुम ये काम तमाम कर दो इन दोनों का, हम तुमको थाने से बिल्कुल छुट्टी दे देंगे। और पुलिस बिल्कुल जिले पूरे दी पुलिस जेडी जो इन्हां नाल मिली ही है। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ सन दफ्तर विचों धक्के मार के बाहर ਕੱਢ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 302 ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ इतना दीदा दनिस्ता जुल्म मेरा ख्याल है पूरी इंसानियत की तारीख में नहीं होया होना। उसकी घर में बैठे हुए तो आके तो उन्होंने गले वाट दिते ने कोल सामने असी उन्होंने लड़ाई झगड़ा की असी गए वास्ते कोल असी ने समझाया है वो साडे आखे नहीं लगे असी जो उत्थे ही आसे सवेले ना आके तो असी उत्थे बैठे वास्ते ते ना आके टोके पड़ियां लेके तो उन्होंने धोनी वाट दी असी गाँव है तो नसानी मलूका नहीं पाया। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। ये शायद इमरान चाहता था कि उन तमाम लड़कियों की जो जायदाद है वो मेरे नाम मुंतकिल कर दी जाए, जिसकी वजह से इनके घर अक्सर बेशतर झगड़ा रहता था और उस बिना पे वो उसकी वालदा जो है लड़की की नजीरा बीबी दूसरी मर्डर होने वाली वो कभी किसी बेटी के पास चली जाती कभी किसी बेटी के पास चली जाती। शायद इमरान जो असल मुलज़म है उसको गिरफ्तार करके उससे आला कत्ल बरामद करके उसका वाला जुडिशल भी जो आया है। बेवा नजीरा की 10 एकड़ जमीन हथियाने में नाकाम होकर माँ बेटियों के कत्ल पर नजीरा की बड़ी बेटी शगुफ्ता का बुरा हाल था। रोज जेड़ा आखदियां सा मार छड़ना सन जमीन दे अपनियां धियां कोलों साडी जेड़ी सिस्टर है उसनो आखदियां अपनियां मसीरा जेड़ियां ना को लेके ना जमीन साडे ना कराओ। साडे वालिद दा घर जेड़ा उजाड़ छड़िया ना ताले ला छड़े ना ते उस तो बाद जेड़ी पुलिस है ना बिल्कुल साडी मुद्दियां दी कोई गल सुनदे ही नहीं। पुलिस बिल्कुल उन्हां नाल रली है। सारे जेड़ा भी ये इकट्ठे आन मारने विच पुलिस वाले उन्हां नाल रल गए ने। साडी बिल्कुल कोई सुनाई नहीं देंदे। असीं खुदा वास्ते करके ते मियां जी अगे अपील करनी चाहनियां कि सन जेड़ा इंसाफ मिलिया जाए। साडी किसी पासे भी सुनाई नहीं पई आउंदी। शब्बीर ने उस दिन देखा कि गोजरावाला के छोटे से पुरअमन खूबसूरत गांव की फजा सोगवार थी। मकतूलीन के लवाहिकीन हाथ उठा उठा कर एहतजाज कर रहे थे कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। शब्बीर ने लालची और जानवर खसलत दामाद के हाथों बीवी और सास के कत्ल पर शदीद अफसोस का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि पुलिस केस को खराब करने की कोशिश न करे और मुद्दई को इंसाफ दिलाने के लिए मुतमईन करे। शब्बीर का कहना है कि बीवी और सास को कत्ल करने वाला लालची दामाद किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। उसको उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर